हेलो दोस्तों, अपने YouTube चैनल नॉलेज ऑल टाइप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी की नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था वर्णमाला के प्रकार, और वर्णमाला के प्रकार में भी हमने देखा था कि वर्णमाला को दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक अपना स्वर और दूसरा व्यंजन। तो हमने स्वरों के बारे में तो विस्तार से देख ही लिया था, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर किसे कहते हैं, और स्वरों का उच्चारण, स्थान एवं वर्गीकरण। तो आज हम व्यंजनों के बारे में देखेंगे, और ठीक है, और सब कुछ उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब हमने देखा था दो भागों में डिवाइड किया था। एक हमने डिवाइड किया था स्वर, और यहाँ हमने किया था व्यंजन। ठीक है, तो हम पहले तो यही जानेंगे कि व्यंजन होते क्या है और व्यंजन किसे कहते हैं। तो मतलब क्या होता है कि वर्णमाला का कोई सा वर्ड हो, जब उसका उच्चारण करते हैं तो उसके उच्चारण के समय हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? स्वर का सहारा लेना पड़ता है। तो वही हमारा व्यंजन होता है। मतलब व्यंजन का उच्चारण कभी भी बिना स्वर के नहीं किया जा सकता। जैसे हमने क कहा, क मतलब क, तो मतलब हमें छोटे आ का सहारा लेना पड़ रहा है। तो इसी वजह से हमारा यह क्या हुआ? व्यंजन हुआ। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन हमारे कितने? 6 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। ठीक है, पहला होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है तुम्हारी 25। मतलब क से लेकर म तक, ये आपके टोटल स्पर्श व्यंजन हो गए। ठीक है, इसी तरीके से हमारा अगला अगला है, जिसे बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जैसे य, र, ल, व, ये हमारे चारों अंतस्थ व्यंजन है। य, र, ल, व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। अगली हम बात करें तो इसके बाद हमारा आता है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। तो इसमें हमारे कौन से आते हैं? तीनों स आते हैं और ह आता है। जैसे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। होते कौन से हैं? श, श, श और ह। मतलब ये चारों के चारों ये क्या है? ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले व्यंजन के प्रकार की। तो अगले व्यंजन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। जो हमने पहले बताए थे कि चाहे दीर्घ और चाहे ह्रस्व, इन दोनों से जो मिलकर बनते हैं उसको हम क्या बोलते थे उस टाइम, जब हमारे स्वर से स्वर मिलकर बन रहे थे तो वो हमारे संयुक्त स्वर बन रहे थे। और जब यहाँ व्यंजन से व्यंजन मिलकर बनेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे? वो संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। जैसे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? इनकी भी 4 संख्या होती है। कौन से होते हैं? जैसे छ, त्र, ज्ञ और आपका स्र, ये आपके 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो हमारा आता है उच्चत्त व्यंजन। उच्चत्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। उच्चत्त व्यंजन, मतलब इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कौन से होते हैं? र और र, ये आपके उच्चत्त व्यंजन होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगला और अंतिम। मतलब जो हमारे होते हैं, क्या होते हैं? इसको हम बोलते हैं अनुनासिक या नासिक के व्यंजन। अनुनासिक या नासिक्य, नासिक्य व्यंजन। मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमारे व्यंजन होते हैं वो मतलब जो 5 वर्ड होते हैं हमारे, क, च, ट, त, प। तो क वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, इस तरीके से उनका जो 5वां वर्ड होता है वो हमारा नासिक की होता है। मतलब
जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर हमारा नासिक या अनुनासिक कहलाता है। तो इसमें हमारे इसकी संख्या कितनी होती है? लगभग 5 होती है इसकी संख्या, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं ये समझ में आया होगा। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि व्यंजनों का क्लासिफिकेशन, मतलब व्यंजनों का वर्गीकरण एवं उच्चारण स्थान। व्यंजनों का वर्गीकरण एवं उच्चारण स्थान, मतलब व्यंजनों का वर्गीकरण एवं उच्चारण स्थान। तो हमने जिस तरीके से स्वरों का वर्गीकरण एवं उच्चारण स्थान देखा था, और उसमें जो हमारे स्वर थे उनका उच्चारण स्थान था वो कहाँ से मतलब तैयार हो रहा है, तो उसमें हमने बताया था जैसे कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य। तो इसी तरीके से सेम इसमें यहाँ हमें व्यंजनों का करना है। उसमें हमने स्वरों का किया था, यहाँ हमें व्यंजनों का करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ठीक है, अब हमने ये अपने व्यंजन लिख दिए। मतलब ये कौन से व्यंजन है जो मैंने बताया था, क से लेकर म तक, जिनको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। यानी हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरे के पूरे क्या हो गए? ये स्पर्श व्यंजन हो गए। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या कितनी थी? 25, जो मैंने क से लेकर म तक बताया था। ठीक है, तो ये वही है। तो इसमें क्या होता है कि 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त, प। मतलब क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग होते हैं। इन प्रत्येक वर्ग में 5 ही वर्ड होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरीके से हमने इनको बांटा है। अब हम बात करते हैं इनके उच्चार स्थान या वर्गीकरण की। तो इसी तरीके से जैसे हमने वहाँ पर देखा था, कंठ है, मूल है और मूर्धन्य या तालव्य जो भी था, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंठ की। कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य और आपका दंतय और ओष्ठ्य। अब इसमें क्या है कि जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि कंठ, तो कंठ का संबंध हमारा कंठ से था। मतलब जो भी वर्ड होगा उसका जब हम उच्चारण करेंगे तो उसका जो उच्चारण की जो ध्वनि निकलेगी वो कहाँ से निकलेगी? वो कंठ से निकलेगी। तो इसी वजह से हम उसे क्या बोलते हैं? कंठ बोलते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं नेक्स्ट तालव्य की। तो तालव्य में क्या होता है? उसका संबंध तालु से होता है। मतलब कोई भी वर्ड होगा जब हम उसका उच्चारण करेंगे तो उसकी ध्वनि कहाँ से निकलेगी? तालु से निकलेगी। मतलब मुंह के भीतर की जो छत होती है ना, उसका पिछला भाग, तो उसी का संबंध तालु से होता है। ठीक है, तो वहां से ध्वनि निकलेगी। और अगला हम बात करते हैं मूर्धन्य। तो मूर्धन्य में क्या होता है, जैसे हमने पिछली बार बताया था कि हमारे मुंह की भीतर की जो छत होती है उसका अगला भाग, तो उसका संबंध किससे होता है? अगले भाग से, और वहां से हमारी ये ध्वनि निकलती है। इसी तरीके से हम बात करते हैं दंतय की। तो दंतय में क्या होता है कि जब इसका उच्चारण करते हैं और जो ध्वनि निकलती है तो वो हमारी दांतों के माध्यम से निकलती है। मतलब दांतों के सहारे से निकलती है, दांतों के निकट से निकलती है। तो इसी वजह से हम उसे क्या बोलते हैं? दंतय बोलते हैं। लास्ट हमारा है ओष्ठ है। तो अब ओष्ठ है तो हमें नाम से ही पता चल रहा है, ओष्ठ है मतलब ओष्ठ से। सीधी सी बात है, केवल ओठों का ही इसमें प्रयोग होता है। तो जैसे हम देख लेते हैं, जैसे हमने हमने कहा क, तो क में किसी का सहारा तो नहीं लेना पड़ा, सीधा का सीधा कंठ से निकल रहा है। तो क, ऐसे
ख, ग, घ, तो मतलब कंठ का यूज हो रहा है। ऐसे इसी तरीके से हम बात करते हैं तालव्य की। तो तालव्य में जैसे हमने कहा च, तो च तो मतलब हमारा कंठ, मतलब जो भी हमारा मुंह है, मुंह की छत का पिछला भाग, जैसे हमारी जीभ है ना, वो आपका जो पिछला जो छत है ना, उसके पिछले भाग से टकराएगी, तब वहां से ये ध्वनि बनेगी। जैसे क, च, ट, त, प, सॉरी, जैसे क यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, जैसे च, छ, ज, झ, य, तो ये तो आपका मूर्धन्य हो गया, सॉरी ये आपका नासिक हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं मूर्धन्य की। तो मूर्धन्य में हमारी छत का जो अगला भाग होगा वो कार्य करेगा। जैसे ट, मतलब जो हमारी जीभ है ना, वो छत की अगले हिस्से से लग रही है। जैसे ठ, ड़, ड़, तो ये आपका लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो सेम वही है। तो इसी तरीके से हम त, थ, द, ध, न, तो इसमें हमारा क्या है कि जो भी वर्ड होगा उसका उच्चारण करेंगे तो हमारे दांतों के निकट से ध्वनि निकलेगी। जैसे हमने कहा त, तो हमारी जो आपकी जो जीभ है ना, वो दांतों से टच हो रही है कि नहीं, त, थ, द, अगर आपके दांत ना होंगे तो शायद ये ध्वनि ना निकले। इसी तरीके से ओष्ठ है, तो ओष्ठ से केवल आपके जैसे प, फ, व, तो आपका प, फ, ब, इन केवल ओठों का ही प्रयोग तो हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट ये आता है कि एग्जाम में मैं थोड़ा ये और बता दूं एग्जाम में पूछा किस तरीके से जाता है। जैसे हमारा ट दे दिया, और ट देने के बाद उसमें हमारे चार स्वर जो माने और चार स्थान है उनको दे दिया जाएगा। तो और कह दिया जाएगा, जैसे ट दे दिया और उधर दे दिया दंत, मूर्धन और तालव्य, और कह दिया कि निम्नलिखित में से ट का किससे संबंध है। अगर हमें पता है कि ट हमारी कहाँ से निकलता है, मूर्धन्य है हमारा, तो हम आराम से ऑब्जेक्टिव बना लेंगे और कह देंगे कि मूर्धन्य से है। इसी तरीके से आप व उठा लो, व, तो व का हमारा ओष्ठ से है। तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हम आगे बात करते हैं, कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे इसमें हमारा जैसे दे दिया व, और उन्होंने कहा कि इसका स्थान कौन सा है, मतलब कह दिया कि ये अघोष है या सघोष व्यंजन है, तो ये भी पूछे जाते हैं। एक आपका अल्प प्राण एवं महाप्राण, ये भी पूछा जाता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा और समझना है। जैसे हमारा जो 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त, प, और 5 वर्ग में प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं। जैसे हमने क वर्ग की, तो हमारा ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि पहला और दूसरा ये हमारे दोनों तो होते हैं अघोष, बाकी के तीनों क्या होते हैं, सघोष। तो हम लिख देते हैं अघोष, अघोष, सघोष, सघोष और सघोष। मतलब हमारा पहला, दूसरा, ये दोनों हमारे अघोष सघोष होंगे, बाकी के तीनों सघोष होंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारा अगला एक पॉइंट और पूछा जाता है कि इसमें से जैसे वह दे दिया, वह, और कह दिया कि ये अल्प प्राण है या महाप्राण। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जैसे हमें ये याद रखना है कि पहला आपका अल्प प्राण होगा, दूसरा महाप्राण होगा, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, मतलब एक छोड़ के। चाहो तो आप पहला, तीसरा, पांचवा इस तरीके से कर सकते हो, चाहे आप एक छोड़ के कर सकते हो। मतलब पहला आपका अल्प प्राण हो गया, दूसरा महाप्राण हो जाएगा, फिर तीसरा अल्प प्राण हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस भी काफी इफेक्टिव है, मतलब सही है, ठीक है। जैसे अल्प प्राण, महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, ठीक है। इस तरीके से हमने इनको आसानी से बांट दिया, और हम यहाँ से क्वेश्चन भी आराम से बनाएंगे। जैसे अब मान के चलो द है, द, अब उसने पूछ लिया कि यह अल्प प्राण है या महाप्राण है। अगर हमें पता है पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरे में ये आता है, ठीक है। तो हमें पता है कि पहला आपका अल्प प्राण होता है, दूसरा महाप्राण होता है, तीसरा आपका क्या होगा, अल्प प्राण होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। चाहो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि आप एक सम एवं विषम,
आप इस तरीके से, जैसे हमारा एक क्या है, विषम है, दो क्या है, सम है, तीन विषम है, चार क्या है, सम है। जो भी हमारे विषम होंगे वो हमारे अल्प प्राण होंगे, जो हमारे सम होंगे वो महाप्राण होंगे। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आपको जैसे चाहो वैसे लॉजिक लगा सकते हो, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे द हमारा क्या हो गया, अल्प प्राण हो गया। अगर पूछ रहे कि ये सगोश है या अघोष है, तो हमें पता है पहला और दूसरा ये दोनों केवल सगोश है, बाकी के अघोष है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये तीसरे में आ रहा है, तीसरे में। अब इसी तरीके से और भी पूछ रहा है, जैसे छ पूछ लिया और कह दिया कि यह अल्प प्राण है या महाप्राण है। तो हमें पता है कि ये छ वर्ग का दूसरा है, मतलब छ। तो ये हमारा कौन सा, पहला आपका अल्प प्राण होता है, दूसरा महाप्राण होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। इसी तरीके से पूछ रहे हैं कि सगोष है या अघोष है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अघोष हो जाएगा, क्योंकि पहला और दूसरा अघोष है, बाकी के सब सगोष है। ठीक है, अब हमारी बात आती है अगले पॉइंट की। अगर हम बात करें तो हमने और भी व्यंजन देखे थे, जैसे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन थे उनकी संख्या कितनी थी, 4 थी। और वो कौन से थे, य, र, ल, व, 4 अंतस्थ व्यंजन थे। तो मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, शायद अच्छा लगे। इसको हमने डिवाइड कर लिया इस तरीके से। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको य, र, ल, व। तो य, र, ल, व हमारा तीसरे में आता है, यहाँ आ जाएगा य, र, ल, व, मतलब ये हमारे यहाँ आ जाएगा। यर लब हमारा आता है तीसरे में, और यहाँ से हम आसानी से ये पक्का पता हो गया कि यर लब हमारे मतलब अंतस्थ व्यंजन हमारा अल्प प्राण है और प्लस हमारा सगोश भी है। तो ये हमारा एकदम डाउट क्लियर हो गया, मतलब अल्प प्राण हमारा क्या है, सॉरी ये हमारा जो अंतस्थ व्यंजन है वो क्या है, अल्प प्राण है और अघोष है। ठीक है, अब बात आती है ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन हमारे किस में आ जाते हैं, ऊष्म व्यंजन हमारे दूसरी लाइन में आ जाते हैं। तो ये कौन से होते हैं, तीनों श होते हैं, तीनों श और प्लस ह। तो हमें बस एक चीज ध्यान रखनी है कि तीनों स तो हमारे दूसरे में आ जाते हैं, और चौथे में मतलब 2 दूनी 4, दूने में हमारा आपका आ जाता है ह। तो आपका ह यहाँ आ जाएगा और तीनों स यहाँ आ जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं उच्छिप्त व्यंजन की। जो उच्छिप्त व्यंजन थे, उच्छिप्त व्यंजन, तो इनकी संख्या 2 थी, और ये कौन से थे, अड़ा अड़ा ये वाले थे। तो ये हमारा तीसरा और चौथे में आता है, तीसरा और चौथे में आता है, ये उच्छिप्त होते हैं, उच्छिप्त। अब हमें ये तो हमने कर लिए कि ये किस किस में आते हैं। जैसे हमारा यर लब में से कोई सा भी पूछ लिया और कह दिया कि यह अल्प प्राण है या महाप्राण है या सगोश है या अघोष है, जब हमें पता है कि ये तीसरे में आता है, तो तीसरे में हमारा इधर आपका अल्प प्राण होता है और यहाँ तीसरे में हमारा क्या है, सगोश है। तो हमारा खूब पता चल गया कि ये चारों के चारों वर्ड अल्प प्राण है और प्लस सगोश है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ देखेंगे तीनों स और ह हमारा चौथे में आ रहा है, तो चौथा हमारा क्या है, महाप्राण है। ठीक है, चौथा हमारा महाप्राण है और हमारा सगोश भी है। इसी तरीके से हम दूसरे में जाएंगे तो दूसरा भी हमारा महाप्राण है, लेकिन ये अघोष है, क्योंकि पहला और दूसरा अघोष है, बाकी के सब सगोश हैं। अब हम बात करते हैं इनके उच्चारण स्थान की। तो उच्चारण स्थान के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कुछ एलिमिनेशन करना पड़ेगा, जिससे हमें आसानी होगी समझने में। देखो, जैसे हमने इसका पहला अक्षर उठा लिया और इसका पहला अक्षर उठा लिया, मतलब स उठा लिया इधर से और यह उठा लिया इधर से, इन दोनों को हमने पहुंचा दिया तालव्य में। मतलब श को तो पहुंचा दिया हमने छ के पास, और हमने य को पहुंचा दिया ज के पास। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये छस और ज, समझने के लिए थोड़ा सा। तो हमारा कहने का मतलब ये स और ये दोनों क्या होते हैं, तालव्य होते हैं। ठीक है, तालव्य। इसके लिए चाहो तो टेबल बन जाती है पूरी और बढ़ा के, लेकिन मैं नहीं चाहता कि थोड़ा दिक्कत हो और एक एक वर्ड के लिए आपको अलग अलग एक तरह से टेबल क्रिएट करनी पड़े। तो थोड़ा समझ लो, बस यहीं से ही निकल आएगा। तो आपका तालव्य में आपका आ जाता है श और य, आपके दोनों। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि एक आपका, हम इसके बाद बात करते हैं सपेरा वाला सा और प्लस र और ल।
अब ये 3 वर्ड हम फिर उठाते हैं, इसमें से 3 वर्ड उठाएंगे, स अ र ल। तो मतलब इसका एक हमने वो बना लिया, एक समझने के लिए सरल, मतलब सरल। इसका उच्चारण स्थान होता है वर्ष, ठीक है, वर्ष। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, वर्ष। तो हमारा स तो यहाँ रहेगा और रल और यहाँ कर देंगे, ठीक है। तो हमें इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब हमारा ओष्ठा हो गया। उसके बाद हमें बस इतना याद करना है कि यह एक स्पर्श, सॉरी वर्ष से बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वर्ष से बोलते हैं। और वर्ष में हमारा जो दूसरा था उसमें स आ जाता है और तीसरे में हमारा र और ल। आप चाहो तो ऐसे कह सकते हो सरल, सरल। तो हमारे ये वत्स हो गया, इसका उच्चारण स्थान हो गया। अब यहाँ हमारा केवल पेट चिरौसा, मतलब ये वाला सा बचा, और इसमें हमारा वो बचा, इसमें वो बचा और इसमें स बचा। तो इसको तो हमने उठा के कहा, मूर्धन्य के पास पहुंचा दिया, मतलब यहाँ कर दिया ठ स। तो इसको हम चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं ठस, मतलब छस जय और ठस, ठीक है। ये भी हमारे समझने के लिए है। तो यहाँ की तो कहानी हो गई समाप्त। अब बात आती है इन सब की, तो ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि ये सारे के सारे महाप्राण हैं और अघोष हैं। बस हमें उच्चारण स्थान के बारे में पता करना था। तो हमने जो पेट चिरौसा था उसको हमने ठ के पास पहुंचा दिया, तो वो बन गया हमारा ठस। और हमने जो सीटी रसा था उसको हमने पहुंचा दिया था छ के पास, तो बन गया था छस। और अब यहाँ की बात आती है तो हमने य को पहुंचा दिया था ज के पास, तो जिससे हमारा बन गया था क्या, जय। और ये हमारा दूसरा था जिसमें हमारा तालव्य से ये संबंध रखते हैं। अब बात आती है श और र ल, तो इसके लिए हमें एक अलग से मतलब उच्चारण स्थान का नाम देना पड़ा वर्ष। तो हमारा इससे क्या बना, सरल। तो ये भी हमें आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है केवल आपकी व और ह। तो हमें ये तो पता चलेगा कि हाँ हमारा चौथे में है, और चौथे में जितने क्या जो भी वर्ड आएगा वो महाप्राण होगा प्लस अपना सघोष होगा। तो हमें ये तो पता है कि हमारा ह एक महाप्राण है और आपका ये सघोष भी है। लेकिन इसके उच्चारण स्थान की अगर हम बात करें तो उच्चारण स्थान इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्रीय। अच्छा, स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्रीय। स्वर यंत्रीय होता क्या है, मतलब ये है कि जो हमारा कंठ होता है ना, कंठ को ही तो हम एक तरह से स्वर बोलते हैं। मतलब जो हमारा कंठ होता है ना, कंठ के निकट से जो ध्वनि निकलती है वहाँ का एक यंत्र होता है, मतलब जो कंठ को आवाज प्रदान करने में सहयोग करता है, जो भी पार्ट होता है उसी को हम स्वर यंत्री बोलते हैं, ठीक है। वहाँ से ये ध्वनि निकलती है, जैसे ह, तो मतलब कंठ प्लस इसको भी, कंठ को भी कोई सहयोग कर रहा है, उसको हम स्वर यंत्री बोलते हैं। तो हमारा क्या हो गया ये ह हमारा स्वर यंत्री हो गया, क्या, उच्चारण स्थान, और इसको हम महाप्राण प्लस सघोष कहेंगे। अब बात आती है व, तो व हमारा हो जाता है दंतोष्ठ, मतलब दांत और प्लस ओष्ठ। तो इसमें हमारा दांत और ओष्ठों का सहयोग रहता है, इसी वजह से इसको हम दंतोष्ठ बोलते हैं। तो हम यहाँ छोटा सा लिख दे रहे हैं दंतोष्ठ, दंत्योष्ठ। तो वह हमें पता चल गया क्या हो गया हमारा दंतोष्ठ, मतलब इसमें व, तो मतलब ओठों का प्रयोग प्लस हमारे जो ऊपरी जो दांत होते हैं उनका भी सहयोग होता है, तभी तो हम कहते हैं व। तो मतलब इनका भी थोड़ा सहयोग और ओठों का सहयोग, इसी वजह से हम इसे दंतोष्ठ बोलते हैं। अब हमारी बात आती है लास्ट और उच्छिप्त। तो उच्छिप्त तो हमें पता है तीसरे और चौथे में है, तो हमारा ड़, तो ये हमारे दोनों हो गए। तो तीसरे चौथे में ये हमें पता है कि अल्पप्राण और सघोष हैं, ये भी हमें पता है कि महाप्राण और सघोष हैं। अब बात आती है इनके उच्चारण स्थान की, तो उच्चारण स्थान इनका क्या है, उच्छिप्त ही होता है। तो उच्छिप्त होता क्या है, मतलब कि हमने जब उच्छिप्त वाले जो हम वर्ड बोलते हैं उनका उच्चारण करते हैं तो पहले तो हमारी जीभ ऊपर जाती है, फिर एकदम झटके से नीचे आती है, जैसे हड़ा, तो एकदम ऊपर गई फिर नीचे आई, पहले ऊपर गई फिर एकदम झटके से नीचे आई, हड़ा 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 हड़ा। तो इस तरीके से आप समझ सके होंगे। अब अगर चाहो तो आप यहाँ थोड़ा कर सकते हो, या फिर आप इनको ह को अलग थोड़ा सा दे सकते हो, जैसे स्वर यंत्रीय, ठीक है। और यहाँ आप कर सकते हो जैसे वह आपका एक बचा जिसको हम दंतोष्ठ बोल सकते हैं, दंत्योष्ठ, ठीक है।
आप इस तरीके से कर सकते हैं। और ये तो आपकी हो गई, वर्ड से आपका हो गया है, इसमें तो 3 वर्ड आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी समझाने की। अगर थोड़ा बहुत भी कहीं डाउट है तो आप इसके माध्यम से थोड़ा समझ सकते हैं। और अपनी बहुत सारी बुकें हैं, तो बुकों में भी देखिए, पढ़िए, समझिए। तो थैंक यू दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए नॉलेज ऑल टाइम।